हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा अब फाइनल सेशन अपन स्टार्ट कर देते हैं। जो मैंने कहा था जैसा कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर है और इसमें हम प्रोटीन में चल रहे थे, अमीनो एसिड डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। वेलकम इन फिनिक्स डिजिटल एरीना। चलिए, फाइब्रस प्रोटीन, प्रोटीन में बात कर रहे हैं। फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है भाई? देखो, ये जो है ये फाइबर के जैसी प्रोटीन है और मैंने कहा भाई ये इनसॉल्यूबल होती है, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होती है। फाइब्रस प्रोटीन के अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं तो मैंने कहा भाई देखो, किरेटिन है और मैंने कहा भाई इसके अलावा मायोसिन, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी बहुत देख लेना भाई। क्रिएटिन, मायोसिन, मसल प्रोटीन होती है मायोसिन। क्रिएटिन जो है वो बाल की, स्किन की प्रोटीन होती है। ये ना कार्बन डाइसल्फाइड में, ना CCl4 में, ना किसी एसिड में, ना किसी बेस में, किसी में भी डिसॉल्व होती नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने कहा दूसरे टाइप की जो प्रोटीन है उसको हम बोल देते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है ये वाटर सोल्यूबल होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। अच्छा, एक छोटी सी बात, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ना, इसमें H बॉन्डिंग जिस टाइप का होता है तो गोल स्ट्रक्चर बन जाती है CO और NH के बीच में। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ग्लोबुलर प्रोटीन में होता क्या है, CO ग्रुप जो है और दूसरा NH ग्रुप जो है, इनके बीच में H बॉन्डिंग होने की वजह से मैंने कहा इसकी जो स्ट्रक्चर है वो गोल हो जाती है। जो पॉलीपेप्टाइड है वो गोल आकृति ले लेता है, वाटर सॉल्युबल होती है। इसमें मैंने कहा एग्जांपल है इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन भी है, और मैंने कहा इसके अलावा अंडे की जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन भी इसका एग्जांपल है। अभी आपको छोटी सी बात जो मैं कह रहा था, प्रोटीन एक्चुअली में हमने कहा क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड है। अनदर टर्म फॉर पॉलीपेप्टाइड वी कैन से प्रोटीन इज अ पॉलीअमाइड। अब पॉलीअमाइड क्या होता है? तो मित्रों, वो छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपके पास में अगर कोई अमीनो एसिड है, ध्यान से सुन लो, लिख रहा हूं, देख लीजिए, आपके पास में कोई अमीनो एसिड है, मुझे नहीं पता कौन सा है, क्या है, और अमीनो एसिड के पास में होता है अमीनो ग्रुप और उसके अल्फा पोजीशन पे COOH, दोनों साथ में प्रेजेंट है, ये साइड चेन है। ऐसे ही मैंने दूसरा अल्फा अमीनो एसिड भी लिख दिया, मान लो। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन है, तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, R की जगह मान लो R' लिख दिया और यहां पे एक H भी आपको खोल के दिखा दिया। ये लो, क्या होने वाला है मित्रों, देखिए, अमीनो एसिड फर्स्ट है, अमीनो एसिड सेकंड है। ये है, मैंने कहा फर्स्ट अमीनो एसिड और ये है सेकंड अमीनो एसिड। यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, कंडेंसेशन होगा। रिएक्शन का नाम क्या हुआ? मैंने कहा रिएक्शन का नाम होगा कंडेंसेशन, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। और मैंने कहा भाई दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप यहां डेवलप हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप यहां डेवलप हो जाएगा और ये जो फंक्शनल ग्रुप यहां पे बना है, लुक एट दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अमाइड फंक्शनल ग्रुप। ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। और ऐसे ही आगे से आगे ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसमें दो अमीनो एसिड आपस में कनेक्टेड है, हेंस वी कैन से इट इज अ डाइपेप्टाइड। और ऐसे ही आगे से आगे अगर आप कनेक्ट करते चले जाएंगे 20 अमीनो एसिड से, कितने आप उसके पैटर्न बना सकते हैं जोड़ने के। तो मैंने कहा कई तरीके की, हजारों तरीके की आप प्रोटीन बना सकते हैं। सो प्रोटीन इज अ पॉलीअमाइड, प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड। जब पेप्टाइड में मैंने कहा अमीनो एसिड्स का नंबर, अल्फा अमीनो एसिड्स का नंबर 100 से ज्यादा या उसके इक्वल होता है तो उसे प्रोटीन कहते हैं। चलिए, तो प्रोटीन टॉपिक में ही आगे बढ़ जाता हूं मैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, प्रोटीन के देखो भाई 4 तरीके की स्ट्रक्चर बताएगी। अभी मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, तो देखो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है।
अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ये जो मैं मोती दिखा रहा हूँ ना, ये जो मैं मोती दिखा रहा हूँ, ये कौन है? ये मैंने कहा अल्फा अमीनो एसिड्स है, और इनके बीच में जो लिंकेज है वो मैंने कहा कौन सी लिंकेज है, आपस में जुड़े हुए हैं, अमाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अमाइड बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ है, अमाइड बॉन्ड। ओके, उसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, उसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो मैंने सिंपल एक धागा लीनियर पॉलीमर बनाया है, ये कहलाएगी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है। देखो कितनी सिंपल सी बना दी मैंने। फिर मैंने कहा भाई अब देखो आपके पास में दो तरीके के ग्रुप हैं। एक जगह ग्रुप है आप समझ लो CO, एक जगह ग्रुप है आपके पास CO, और दूसरा जो ग्रुप है वो है NH। तो CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो जो आपका धागा था, थ्रेड था, अब उसमें कोइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे मैंने कहा पहले अगर सिंगल डायमेंशन वाली स्ट्रक्चर थी, अब आ जाएगी 2D स्ट्रक्चर मित्रों, और इस 2D स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे सेकेंडरी प्रोटीन। तो सेकेंडरी प्रोटीन किसकी वजह से बन रही है? मैं कहूंगा बात सीधी H बॉन्डिंग की वजह से हो रही है। फिर मैंने कहा भाई अब देखो धागा और गूंथ गया, और ज्यादा इसमें कोयलिंग हो गई, क्योंकि भैया अदर अट्रैक्शंस आर आल्सो प्रेजेंट। इसी थ्रेड में और अट्रैक्शन फोर्सेज अगर आ जाएंगे तो बनती है प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर इनकी चर्चा अभी सब की करने वाले हैं बारी बारी से। और मैंने कहा लास्ट में जब धागे एक से ज्यादा एक साथ आ जाते हैं मित्रों, कहानी उलझ गई। जैसे आपने अगर कभी पतंगबाजी की हो, ठीक है, और खींचा खींची हो गई हो, आपके और सामने वाली के दोनों के धागे उलझ गए। तो जब पॉलीपेप्टाइड एक से ज्यादा हो, ठीक है, थ्रेड में, जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, एक से ज्यादा आ जाए, तो मैंने कहा मित्रों ये बन जाती है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इन चारों स्ट्रक्चर को अगर मैं बारी बारी से डिस्कस करूं, मैंने कहा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक तो आपको पता चलती है सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसमें कौन सा बॉन्डिंग होता है, कौन सा ग्रुप होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ अमाइड बॉन्डिंग होती है, अमाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। डन। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है और ये यूनिडायमेंशनल होती है। फिर आई बात सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप समझिए, मैंने आपके सामने बनाई थी अभी फिर बना देता हूं। ये देखिए एक इस तरीके की बनाई है, तो आप देखिए इसमें क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा भाई सोचो कि यहां पे मैंने CO ग्रुप लिख दिया, ठीक है। अब CO के बाद में CO के बाद में नेक्स्ट में यहां पे मैंने कहा इससे H बॉन्डिंग करने के लिए यहां पे मैंने लिख दिया NH ग्रुप, ठीक है। CO के बाद में NH, ये कंटिन्यू पैटर्न चलता है। CO के बाद में NH, यहाँ पे अगर NH लिखा है, NH के बाद में CO, तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग। तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग है? H बॉन्डिंग है, और CO और NH के बीच में ये H बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स, ये बाल के जैसी स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि बाल जो है उसमें H बॉन्डिंग आप खींचते हो छोड़ते हो। तो मैंने कहा अल्फा हेलिक्स, मैंने कहा आप बाल यानी क्रिएटिन प्रोटीन की बात कर सकते हैं। देन देखिए दूसरी ये स्ट्रक्चर है, दूसरी ये स्ट्रक्चर बनाने की है। अब इसमें देखिए क्या होगा। मैंने कहा भाई आपने जैसे एक ग्रुप लिखा CO, फिर CO ग्रुप जिस कार्बन पे कनेक्टेड है आगे, उसके ऊपर साइड चेन है, फिर उसके बाद में उसी पे नेक्स्ट में क्या आएगा? NH। देखो CO, अल्फा कार्बन, NH, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा? CO
CONH ग्रुप डेवलप हो रहा है। ऐसे ही मैंने कहा भाई नेक्स्ट में यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, ग्रुप आपको लिखने हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस लेना नहीं है। सोचो यहाँ पे NH ग्रुप है, NH जिससे कनेक्टेड है वो CO ग्रुप हो गया इधर। फिर उसके बाद में मैंने कहा यहाँ पे ये आपका अल्फा कार्बन आ गया। तो अब देखिए यहाँ H बॉन्डिंग ये है, आप इस तरीके से H बॉन्डिंग मैंने कहा जिससे भी कनेक्ट करना है आगे से आगे H बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। ये जो H बॉन्डिंग है, इस टाइप की जो जिगजैग स्ट्रक्चर बनती है इसे बोलते हैं मित्रों बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। और आप समझ लीजिए स्किन की स्ट्रक्चर इसी टाइप की होती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके की है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। उसके बाद में मैंने कहा भाई टर्शरी जो स्ट्रक्चर है, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की, ये मोर कोइल्ड होती है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में तो मैंने कहा एक से ज्यादा धागे होते हैं, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां अट्रैक्शन फोर्स कौन कौन से होते हैं? चार तरीके के अट्रैक्शन फोर्स हैं, चार तरीके के अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस यहां पे लगते हैं, इस वजह से मैंने कहा ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कोइल्ड हो जाती है। वो अट्रैक्शन फोर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला मैंने कहा H बॉन्डिंग। फिर सेकेंड मैंने कहा H बॉन्डिंग किस किस के बीच में होता है? बिटवीन एक का CO है और दूसरे का NH है, आपको इतना तो पता ही है, CO और NH के बीच। फिर मैंने कहा दूसरा जो है वो है मैंने कहा आयनिक बॉन्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आयनिक बॉन्ड जैसी हम कॉन्सेप्ट लें तो कुछ अमीनो एसिड जिनका एक्सेस में मैंने कहा एक साइड में मान लो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट था, CO माइनस बन गया, दूसरी जगह पे मान लो कि बेसिक ग्रुप था एक्सेस में और वहाँ पे उसका ये बन गया एक्स्ट्रा में, उसके पास में था बेसिक ग्रुप तो उससे बन गया ज्यूट्राइन फॉर्म में ये। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन CO माइनस एंड NH3 प्लस। देन मैंने कहा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है। डाइसल्फाइड बॉन्ड देखिए सल्फर रखने वाले अमीनो एसिड जैसे मैथ्योनाइन है, मैथ्योनाइन एक ऐसा एग्जांपल है। तो मैंने कहा भाई यहाँ क्या होगा, एक धागे पे S और वहीं दूसरी जगह उसमें कहीं एक और S, तो सल्फर आपस में कनेक्ट हो गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और लास्ट है वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्सेस। अब ये इंटरेक्शन जो है सबसे वीक होती है। वांडरवाल इंटरेक्शन कहाँ होगी? वांडरवाल इंटरेक्शन देखिए मैंने कहा भाई साइड चेन में आपके पास में सोचिए कि ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, ये ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है, जिनमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मिथाइल की जो इंटरेक्शन है, ठीक है, ये चार तरीके के अट्रैक्शन फोर्स है जो क्वार्टरनरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन जब प्रोटीन का होता है तो सारी स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है, सिर्फ एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बचती है जिसमें अमाइड बॉन्ड होते हैं। तो मैंने कहा डीनेचुरेशन टॉपिक आ ही गया। व्हेन प्रोटीन इज ट्रीटेड, मैंने कहा व्हेन प्रोटीन इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीट करोगे इसे? विथ एसिड बेस और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट, और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट के साथ आप ट्रीट कर रहे हो, और बॉयल इट या फिर उसे गर्म कर रहे हो, और बॉयल इट, प्रोटीन को तुम बॉयल कर रहे हो। सो एक्सेप्ट कौन सी स्ट्रक्चर बच जाएगी? प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर
other structures gets destroyed, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अदर स्ट्रक्चर्स गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सब स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अब इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इज डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गया, ठीक है जी। तो मैंने कहा अब ये प्रोटीन सिर्फ खाने के काम में आ सकती है, बाकी मैंने कहा जिस किसी भी लिविंग बीइंग के काम की थी अब वो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। एंजाइम को गर्म करते याद रखिए, एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं, बायोकैटालिस्ट, एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर। वो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, एंजाइम जो है वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो एंजाइम डेड होने के बाद में मैंने कहा इंसान या लिविंग बीइंग की भी डेथ होना लाजमी है, ठीक है। तो एक टेम्परेचर तक ही एंजाइम सर्वाइव कर सकते हैं, प्रोटीन सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे बॉइलिंग ऑफ, अगर इसका एग्जांपल देखें तो मैंने कहा बॉइलिंग ऑफ एग, अंडे को बॉईल करते हैं तो उसकी जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो मैंने कहा वो क्या हो जाती है, डीनेचुरेटेड हो जाती है। ऐसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, तो कर्डलिंग जब करते हैं तो मिल्क में केसिन प्रोटीन है, उसका भी कैल्शियम पैराकैसिनेट बन जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। चलिए, तो मैंने कहा भाई प्रोटीन को अलविदा। न्यूक्लिक एसिड, 2 न्यूक्लिक एसिड है भाई हमारे पास में, कौन कौन से, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो है, एक्चुअली मैं आपको सीधी बात बता दूं, न्यूक्लिक एसिड जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, न्यूक्लिक एसिड का हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो मैंने कहा भाई न्यूक्लिक एसिड से हमें मिलता है सबसे पहले पॉली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मैंने कहा है। फिर आगे हाइड्रोलाइसिस सोचिए आप, एसिडिक या बेसिक जो भी करा रहे हो, फिर मिलता है इससे न्यूक्लियोटाइड। फिर आगे हाइड्रोलाइसिस और अगर चलता रहे तो एंड में कंप्लीट फिनिश होने के बाद में आपको मिलता है नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज, सॉरी न्यूक्लियोटाइड का बोल रहे हैं ना, न्यूक्लियोटाइड का आगे कराते हैं तो आपको मिलता है न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोसाइड जो है ये एक डाइमर है, इसको भी अगर आगे हाइड्रोलाइज करा दिया जाए एसिडिक और बेसिक मीडियम में तो लास्ट में मैंने कहा मित्रों हमें मिलती है पेंटोज शुगर एंड प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो बात करूं मैं सीधी, तो डीएनए और आरएनए मैंने कहा उनमें सबसे पहली चीज है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, मैंने कहा सबसे पहले है पेंटोज शुगर, और मैंने कहा ये पेंटोज शुगर जो है मैंने कहा ये होती है आरएनए में राइबोज और डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज। अब राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज में क्या फर्क है, तो कार्बन नंबर 2 पे फर्क है, डीऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बन नंबर 2 से, तो राइबोज से डीऑक्सी राइबोज बन जाती है, ठीक है। पेंटोज शुगर है, याद रखिएगा ये पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है। फिर मैंने कहा देखो सेकंड जो यूनिट है वो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, और थर्ड यूनिट जो है वो है नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजिनस बेसेस के 2 ग्रुप होते हैं, मैंने कहा पहला ग्रुप है नाम छोटा प्यूरिन, दूसरा ग्रुप है पायरेमिडिन, प्यूरिन में 2 आते हैं एडेनिन एंड गावानिन, और पायरेमिडिन में 3 आते हैं
साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। यहाँ फिर से वही बात, थायमिन जो है ये मिलता है डीएनए में और यूरेसिल उसकी जगह पे मिलता है किसमें, आरएनए में। तो ये इंट्रोडक्शन जैसी बात अपनी पूरी हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें मिलके बनता है। मैंने कहा पेंटोज शुगर एंड प्लस साथ में मैंने कहा नाइट्रोजिनस बेस। तो चलिए अब बात करनी ही पड़ेगी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। तो देखो भाई, मैं बात करूंगा सीधी। पेंटोज शुगर कार्बन है 5, साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखने का टाइम है भाई 1 2 3 सॉरी, कार्बन है 5, मार्किंग कर दिया। कनेक्ट 1 नंबर, साइक्लिक स्ट्रक्चर कनेक्ट 1 नंबर विथ 4 नंबर और 5 मेंबर रिंग बन गई। ये हो गया आपका एनोमेरिक कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बीटा। और मैंने कहा बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन में राइट हैंड साइड ही जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो शुगर है, पहले देखो इसमें राइट हैंड साइड है, लास्ट कार्बन पे ऑक्सीजन, तो और एनोमेरिक कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने कहा इसे कहते हैं बीटा डी राइबोस, बीटा डी राइबोस, और ये पाई जाती है किसमें, आरएनए में। अब बात करें कि भैया इसका फीसर प्रोजेक्शन तो बना दिया, क्या आप हावर्थ प्रोजेक्शन भूल गए हैं? भूलना नहीं है। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द हेट्रोसाइक्लिक रिंग और एटम ऑक्सीजन ऊपर की तरफ। सेकंड स्टेप, नंबरिंग RH2 LHS, एंडिंग ग्रुप CH2OH on upward direction, beta configuration LHS, then RHS, then RHS and then H। चलिए, तो मैंने कहा ये हो गया बीटा डी राइबोस प्रेजेंट इन आरएनए। अब क्या करना है, डीएनए शुगर और देख लो। डीएनए शुगर में क्या होगा मित्रों, देखिए 2 नंबर कार्बन से आप ऑक्सीजन निकाल दो, कनेक्ट 1 नंबर विथ 4 नंबर, और मैंने कहा बीटा कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा एनोमेरिक कार्बन का। अब 2 नंबर से ऑक्सीजन हटा दो, ओके। सो नाउ इट इज, अब इसको बोलेंगे, पूरा नाम है इसका बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोस। एंड माय फ्रेंड्स, मैंने कहा ये जो है ये प्रेजेंट होती है किसमें, डीएनए में। खत्म। इसका फीसर प्रोजेक्शन आप बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये लो खत्म। देखिए, तो मैंने कहा भाई बीटा है, फिर ये कायरल नहीं रहा। अब चलिए, टॉपिक मेरा पूरा हो गया। ये पेंटोज शुगर के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, ओके। अब बारी आती है, पेंटोज शुगर हो गई। फॉस्फेट ग्रुप के बारे में क्या बताना है भाई। फॉस्फेट ग्रुप में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की आप बात कर रहे हो, ठीक है। और मैंने कहा भाई ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है उसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पी ब्लॉक का भी टॉपिक है, और नाइट्रोजन फास्फोरस की वैलेंसी 5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है तो +5 है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे यूज में आएगा एस्टर बॉन्ड बनाने के, ठीक है। चलिए, ये स्ट्रक्चर हो गई। फिर उसके बाद में अब आ जाते हैं एन बेसेस, नाइट्रोजिनस बेसेस में। मैंने कहा भाई सबसे पहले देखो प्यूरीन को, बात सीधी। प्यूरीन में रिंग सिस्टम होता है, देखो ये मैंने कहा आपको एक ही बार में समझाया जा रहा है। 1,3 पे अगर नाइट्रोजन है तो इसको पायरेमिडीन रिंग कहते हैं, पायरेमिडीन रिंग। और इसके साथ में फ्यूज कर दिया मैंने 5 मेंबर्ड रिंग, और उसमें भी 1,3 पे नाइट्रोजन है। और एरोमेटिक सेक्सटेट आप पूरा कर दो, एरोमेटिक सेक्सटेट आप क्या कर दो, पूरा कर दो। तो इस रिंग सिस्टम को प्यूरीन कहते हैं, और इसकी नंबरिंग जो है आईयूपैक की ऐसे होती है। ये इसकी नंबरिंग है, हेट्रोएटम से शुरू और हेट्रोएटम पे खत्म। अब मैंने कहा प्यूरीन में 2 हैं, प्यूरीन में 2 कौन कौन से हैं देख लो भाई। पहला प्यूरीन बेस ये है, स्ट्रक्चर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने कहा बना दी है ताकि आप समझ सकें।
नंबरिंग भी बता दी है जी। पहला प्यूरिन ये है, आप एरोमेटिक सेक्सटेट पूरा करते हैं एंड देन मैंने कहा नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग का पैटर्न देख लो, और मैंने कहा 6 पे NH2 ग्रुप आ जाता है। तो इसका सीधा नाम मैं एक झटके में लिख दूं, अगर मैंने कहा इसका नाम मैंने लिख दिया 6 अमीनो प्यूरिन, एंड 6 अमीनो प्यूरिन को ही बोलते हैं एडेनिन। बात खत्म। अब देखिए दूसरा है जिसमें क्या होने जा रहा है भैया, फिर वही कहानी दोहरानी है जहां तक हो सके। ये लीजिए, अब इसमें क्या है भाई, इसमें अमीनो आ गया यहां और 6 पे आ गया ऑक्सो। चलिए अब इसकी कहानी देखते हैं कैसी बनेगी। अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो यहाँ ऑटोमेटिक H आ जाएगा, पाई बॉन्ड है, डन, यहाँ H आ जाएगा। देखिए ऐसी कहानी इसकी बन गई। अब इसको अगर आप देखें गौर से तो मैंने कहा भाई इसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो 6 ऑक्सो, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, और इसी को बोलते हैं गावानिन। गावानिन है ये, ठीक है जी। चलिए तो मैंने कहा AG तो हो गया, अब कट को और देख लेते हैं। कट का मतलब है पायरेमिडिन, पायरेमिडिन बेसिस, और पायरेमिडिन बेसिस मैंने कहा कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, कट CUT। चलिए फटाफट से देखते हैं। पायरेमिडिन बेस में मैंने कहा 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 1,3 डाइएजिन, इसकी को पायरेमिडिन कहते हैं अगर ये एरोमेटिक है तो। अब इस रिंग सिस्टम में मैंने कहा 2 नंबर पे ऑक्सो, 2 नंबर पे ऑक्सो और 6 नंबर पे अमीनो। चलो भैया एरोमेटिक सेक्सटेट की बात जो करें, अल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये लीजिए, ये पहला हो गया, ये फर्स्ट हो गया। इसका नाम है भैया, बात करूं मैं सीधी, साइटोसिन। ये साइटोसिन है। फिर भैया जी देखिए ये साइटोसिन हो गया। देन इसके बाद में मैंने कहा अब फिर से 1 और 3 पे डाइएजिन है, 2 पे ऑक्सो है और 6 पे भी ऑक्सो है, ठीक है जी। अब ये जो बनाया है एरोमेटिक सेक्सटेट पूरा करने की बारी आई, फिर से डन है। इसको बोलेंगे यूरासिल, यूरासिल। और ये किस में होता है, ये RNA में होता है भाई। फिर मैंने कहा भाई लास्ट और देख लो, ये DNA वाला है, और मैंने कहा इसी का भाई है एक गड़बड़ रह गई क्या भाई, अल्टरनेट में इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई। ये लो अब ठीक है, ओके। फिर देखो भाई यहाँ पे ऑक्सो, ऑक्सो एंड मिथाइल, ठीक है जी। अल्टरनेट में पाई बॉन्ड, H लिखना पड़ेगा, H लिखना पड़ेगा। चलिए ये है आपका थायमिन। थायमिन जो पाया जाता है किसमें, DNA में, ठीक है। यूरासिल, साइटोसिन, ठीक है, ये सब मैंने लिख दिए। तो ये नाइट्रोजनस बेस भी अपना टॉपिक हो गया। अब उसके बाद में मैंने कहा भाई देखो एक छोटी सी बात और बोल दूं, होता क्या है एक ही बार में आप समझ जाएंगे। मैंने कहा कैसे बनता है एक न्यूक्लियोटाइड और कैसे बनता है एक न्यूक्लियोसाइड, सारी राम गाथा यहीं पे देख लेते हैं। देखिए पेंटोस शुगर बनाई, एक और पेंटोस शुगर बनाई, समझिएगा बात को। फिर मैंने कहा नंबरिंग की। अब जो शुगर की नंबरिंग है वो उस पर ध्यान दीजिएगा। शुगर की जो नंबरिंग है वो प्राइम नंबरों से कर रहा हूँ क्योंकि नाइट्रोजनस बेस भी मुझे जोड़ना है, नाइट्रोजनस बेस भी मुझे कनेक्ट करना है। तो शुगर की जो नंबरिंग है वो मैं प्राइम नंबरों से कर रहा हूँ। 1' कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस आएगा, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने यहाँ एडेनिन लिख दिया या मैंने साइटोसिन लिख दिया, कुछ भी। अब पेंटोस शुगर बनाने का कोई मेरा मकसद वैसे नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए आगे लिंकेज कैसे होती है। अब 5' यहाँ है और ये 3' है। 3' पे क्या आएगा, OH, जो कि आएगा नीचे। 5' पे आएगा OH,
ठीक है, और ये कनेक्टेड हो जाते हैं फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू, ये फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड हो गए, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से मैंने कहा देखिए ये बन गया, ये बन गया। अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करते चले जाओगे ना आप, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये लो इसको आगे 3' पे, फिर मैंने कहा आगे फॉस्फेट से जुड़ेगा। तो भाई साहब ये जो लिंकेज है यहाँ, इसको बोलते हैं, ये जो लिंकेज बन रही है इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस हमेशा शुगर के 1' कार्बन से जुड़ता है, और फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट वो जुड़ता है शुगर के 3' एंड 5' कार्बन से, ये डीएनए में है। जबकि आरएनए में तो 2' से भी जुड़ सकता है, क्योंकि उसमें 2' पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो शुगर फॉस्फेट, क्या बोला मैंने बोला शुगर फॉस्फेट लिंकेज जो है, शुगर फॉस्फेट लिंकेज जो है वो डीएनए में 3' 5' होती है, आरएनए में 2' भी हो सकती है। चलिए, तो डीएनए की ये बात मेरी हो गई। डीएनए का मॉडल देख लीजिए। डीएनए सबका अपना इंडिविजुअल है भाई, जिसका जैसा है। मैंने कहा ऐसे मैंने एक टाइम पास, ये लो डीएनए का मॉडल ड्रॉ कर देते हैं, एक झटके में खत्म। चलिए मित्रों, सखा बंधुओं, ध्यान से देखिए। डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। डीएनए का एक धागा फादर से, दूसरा धागा मदर से आता है। तो मैंने कहा 3' 5' एंड, यानी एक साइड में 3' फ्री रहेगा, दूसरी साइड में 5' फ्री रहेगा। दूसरा धागा एकदम अपोजिट है, मदर एंड पेरेंट, मैंने कहा मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों धागे अपोजिट जो हैं वो कुंडलित होते हैं, ठीक है। 5' है तो यहाँ पे 3' है। अब देखो भाई, नाइट्रोजनस बेस आपको लिखने हैं, तो मैंने कहा जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। साइड चेन में नाइट्रोजनस बेस आएंगे, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एडेनिन, फिर लिख दिया गावानिन, फिर लिख दिया साइटोसिन, जो अच्छा लगे। फिर मैंने कहा चलो लिख दिया थायमिन। जो नाइट्रोजनस बेस लिखोगे दूसरा धागा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गवानिन जुड़ता है साइटोसिन से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। फिर मैंने बोला सी जुड़ेगा जी से, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टी जुड़ेगा ए से, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर कहा गया कि भैया ये जो एक नोट है, 2 नोट के बीच में डिफरेंस देख लो। 2 नोट के बीच का जो डिफरेंस है वो टोटल होता है 34 एंगस्ट्रम। तो मैंने कहा एक पेयर, नाइट्रोजनस पेयर के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रम। डायामीटर डीएनए का 20 एंगस्ट्रम। और मैंने कहा इस तरीके से डीएनए की स्ट्रक्चर हो जाती है। डबल हेलिकल किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसको वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है भैया जी? देखो डीएनए आरएनए में डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने कहा भाई स्ट्रक्चर। चलो शॉर्ट में लिखते हैं फटाफट, टाइम बहुत ही लिमिटेड है। चलो भाई स्ट्रक्चर, फिर मैंने कहा नाइट्रोजनस बेस, फिर मैंने कहा शुगर, शुगर का टाइप, फिर मैंने कहा शुगर फॉस्फेट कनेक्टिविटी, शुगर फॉस्फेट कनेक्टिविटी, ठीक है। और मैंने कहा क्या काम आता है, प्रेजेंस। ऐसे बायोलॉजी के तरीके से देखो तो बहुत सारी बातें हो सकती है, प्रेजेंस है। देन मैंने कहा इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या काम आता है। चलिए स्ट्रक्चर इसकी डबल हेलिकल है, डबल हेलिकल। नाइट्रोजनस बेस इसमें होते हैं AGCT, शुगर इसमें होती है डीऑक्सी
राइबोज, जो कि मैंने आपको अभी पीछे समझा दिया। शुगर फॉस्फेट कनेक्टिविटी इसकी होती है भाई 3' 5' कार्बन से शुगर के। प्रेजेंस भैया ये डबल लेयर्ड जो बोलते हैं, डबल लेयर्ड सारे ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल्स जो भी सेल में है, जैसे मैंने कहा न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, और क्या बोलते हैं उसको, हरित लवक है ना, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं शायद ना, उसमें ये सब में पाया जाता है। एप्लीकेशन है भैया ये हेरिडिटी, मेनली इसका ये हेरिडिटी यानी मैटरनल और पैटर्नल जो प्रॉपर्टीज है उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। आरएनए भैया सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड, एक ही धागा होता है इसमें। नाइट्रोजनस बेस इसमें होते हैं AGCU। शुगर है भैया इसमें राइबोज। फिर मेरे मित्रों सखा बंधुओं, शुगर कनेक्टिविटी फॉस्फेट के साथ 2' 3' 5'। प्रेजेंस भैया ये देखिए ये न्यूक्लियस में है और साइटोप्लाज्म में भी है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। एप्लीकेशन इसका मेन काम जो है, आरएनए 3 होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA, और इनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। चलिए भाई न्यूक्लिक एसिड टॉपिक पूरा हुआ भैया, बहुत बढ़िया। चलिए विटामिन्स, वाइटल अमीन्स, तो विटामिन कौन कौन से हैं? मैंने कहा भैया विटामिन है एडेनिन, बहुत ही माइक्रो लेवल पे, बहुत ही माइक्रो लेवल पे मिलीग्राम में आप समझ लीजिए, ये फूड स्टफ के साथ में लेना जरूरी है। इनकी कमी से, डेफिशिएंसी से कई सारे विकार और बीमारियां हो जाती हैं, माइक्रो लेवल पे लेना जरूरी है। कौन कौन से विटामिन है? तो मैंने कहा भाई विटामिन ए है, देन मैंने कहा भाई बी कॉम्प्लेक्स है यानी कि B1 है, B2 है, B5 है, B6 है, B12 है, फिर विटामिन सी है, फिर विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के है। तो ये जो विटामिन है इनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लाइन आती है फैट सॉल्यूबल विटामिन, और दूसरी आती है वाटर सॉल्यूबल विटामिन। ये क्लासिफिकेशन है। देखो भाई फैट सॉल्यूबल होगा वो बॉडी में ठहरेगा, वाटर सॉल्यूबल होगा वो यूरिन के साथ या फिर पसीने के साथ बाहर निकल जाएगा बॉडी से। वाटर सॉल्यूबल में आते हैं बी कॉम्प्लेक्स, यानी ये सारी बी सीरीज, बी कॉम्प्लेक्स, और मैंने कहा विटामिन सी मेनली आता है। और भाई फैट सॉल्यूबल में कौन कौन आता है? फैट सॉल्यूबल में आता है ADEK, ये फैट सॉल्यूबल में आते हैं। ठीक है, चलो अब बारी आती है, खत्म करते हैं। मैंने कहा भाई फैट सॉल्यूबल हो गया, वाटर सॉल्यूबल हो गया डिस्कशन में। अब बारी आती है, अच्छा क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलो भाई क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं इन विटामिन के बारे में एक बार बात कर लूँ। विटामिन ए, B1, B2, B5, B6, B12, देन मैंने कहा सी, देन मैंने कहा विटामिन डी, देन विटामिन ए एंड देन विटामिन के। चलिए भैया छोटी छोटी सी, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। विटामिन ए की आप बात करते हैं तो मैंने कहा देखो ये चार्ट तो हर जगह लगे ही रहते हैं, ठीक है, हर जगह ये चार्ट तो लगे ही रहते हैं। अब विटामिन ए जो है बच्चों आंखों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, आंखों के लिए ज़रूरी है। नाइट ब्लाइंडनेस, GRF थैल्मिया, मैं नाम बोलूँगा, बड़े भारी भरकम नाम है। GRF थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये इसकी कमी से हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसके लिए आपको मैंने कहा मिल्क है, अंडा है, ये सोर्स आपको काम में लेने चाहिए, इनमें भरपूर होता है विटामिन है, ठीक है। देन उसके बाद में मैंने कहा भाई विटामिन B1 जो है इसका मैंने कहा भाई केमिकल नेम जो है वो है थियामिन। आप समझ लीजिए, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा बेरी, क्या बीमारी है? मैंने कहा बेरी में क्या होता है जी कि
बेरी बेरी जो बीमारी, उसमें बच्चा जो है कुपोषण का शिकार लगता है, उम्र ऐसे लगती है बढ़ गई है बहुत। तो बेरी बेरी नाम की जो बीमारी है, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, ये सब, तो मैंने कहा इससे ये होता है। और मैंने कहा जितने भी विटामिन बी हैं इन सब का सोर्स आप एक मान के चलिए, आप दूध पीजिए और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, ठीक है, तो आपका ये कमी दूर हो जाती है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट है विटामिन बी2, जिसको आप बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ए का नाम नहीं लिखा गया, आर्गोस्टीरोल, आर्गोस्टीरोल, ठीक है जी। रेटिनियोल भी बोलते हैं क्या, रेटिनियोल, चलो हाँ देखेंगे। फिर राइबोफ्लेविन, अब भैया इसकी कमी से क्या होता है, एक बीमारी है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस नहीं, क्या नाम था यार उसका, होठ फटना ना, होठ फटना, होठ फटते हैं इससे ना, किलोसिस बोलते हैं, किलोसिस, होठ फटते हैं इससे, ठीक है। तो इसकी कमी दूर करने के लिए वही बात मैंने कहा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, और मैंने कहा दूध अंडा इन सब में भरपूर होता है। विटामिन बी5, विटामिन बी5 को क्या बोलेंगे, विटामिन बी5 जो है, मैंने कहा भाई इसकी विटामिन बी5 जो है ये तो अपना डिस्कशन में है नहीं। विटामिन बी6 देखिए, इसको बोलते हैं पायरेडॉक्सिन, पायरेडॉक्सिन। और पायरेडॉक्सिन जो है ये मैंने कहा इससे रिलेटेड जो है एक तरीके से एक बीमारी है जिसको बोलते हैं कन्वल्जेंस, ऐंठन पड़ना, कन्वल्जेंस। भैया ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाला पार्ट है, आपको देखना, कन्वल्जेंस, कन्वल्जेंस का मतलब है ऐंठन, मरोड़ पड़ना। आपको कई बार क्रैम्प्स आते हैं, वो इसकी कमी की वजह से आते हैं, ठीक है। तो भैया इसका सोर्स जो है वो आपको देख लीजिए, मैंने कहा मिल्क और एग, ये सब आपको लेना है। विटामिन बी12 थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसका मैं केमिकल नेम लिख रहा हूँ, साइनो कोबाल एमीन, साइनो कोबाल एमीन। और मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट 3+ का। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है एक स्पेशल टाइप की एनीमिया बीमारी, प्रिनेशियस, प्रिनेशियस एनीमिया। और मैंने कहा भाई इसमें आरबीसी की जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से खून की कमी हो जाती है। इसका भरपूर सोर्स जो है वो मैंने कहा वैसे तो नॉनवेज है, रेड मीट, लेकिन उसके अलावा मैंने कहा दही में ये प्रचुर होता है, दही खाओ खूब सारा। फिर मैंने कहा भाई विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और मैंने कहा भाई मसूड़ों से खून निकलना, स्कर्वी, स्कर्वी नाम की जो बीमारी है, मसूड़ों से खून निकलता है, ठीक है। तो नींबू के जो नींबू है, संतरा यानी सिट्रस फ्रूट्स में भरपूर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, हड्डियों का कमजोर होना, रिकेट्स, रिकेट्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिलेटेड करती हैं विटामिन डी से। एक्सपोज करिए बॉडी को, गुनगुनी धूप लीजिए, उसमें भरपूर होता है, उससे बनता है। विटामिन ई, विटामिन ई जो है वो मैंने कहा भाई आपका हो जाता है फिर से फैट सोल्यूबल, एंटी एजिंग विटामिन है, एंटी एजिंग, बढ़ती उम्र को रोकता है, एंटी एजिंग। इसके सोर्स जो है मैंने कहा जर्मिनेटेड सीड्स, जर्मिनेटेड सीड्स हैं उसमें ये भरपूर होता है, ठीक है। आलमंड है उसमें होता है, वॉलनट में होता है, ठीक है। और मैंने कहा इससे मैंने कहा फैट सोल्यूबल, बढ़ती उम्र रुकती है, ध्यान दीजिएगा। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट है। फिर मैंने कहा कि विटामिन के ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड है। और भैया इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें भरपूर होता है। तो इसी के साथ में अपना ये चैप्टर पूरा हो गया भाई, ठीक है। अब मैं फटाफट क्वेश्चन जितने लग जाए उतना अच्छा। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता भाई, सी होता है, ए होता है, टी होता है, क्विनोलिन नहीं होता भाई।
विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द विटामिन गिव्स बिलो इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन कौन सा है? सी है, सी है, बाकी तो ये फैट सोल्यूबल है। चलिए, थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट। थायोल यानी कि सल्फर, मैंने आपको कहा था मैथियोनाइन, मैथियोनाइन जो है, ठीक है, ऐसा मतलब अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं सिस्टीन। तो देखो सी से 3 दे दिए, ठीक है। सिस्टीन में भी सल्फर प्रेजेंट होता है, लेकिन थायोईथर है एक में और एक में होता है थायो एल्कोहल। विच ऑफ गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के लिए कौन सी बात इनकरेक्ट है? इट इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर, ये गलत है, यही बात गलत है भाई। बाकी तो देखो अल्फा लिंकेज आर प्रेजेंट, ये भी गलत है। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, ये बात ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन सम यीस्ट एंड फंगस, क्या बोले? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। भैया स्ट्रेट चेन पॉलीमर सिमिलर टू अमाइलोज, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, ठीक है, ज्यादा ब्रांच होता है। अल्फा लिंकेज नहीं प्रेजेंट होती है, गलत है। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ये बात सही लग रही है। प्रेजेंट इन यीस्ट एंड फंगस, बाकी सब गलत है। चलिए, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लीनियर में स्टीरियो सेंटर होते हैं 4 और साइक्लिक में होते हैं 5, 4 and 5। चलिए, अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड, अमाइलोपेक्टिन जिसको बीटा अमाइलोज भी कह रहे हैं, जिसमें 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी होता है। अल्फा डी ग्लूकोज नहीं C2C6 नहीं होगा, C1C4 एंड C1C6 लिंकेज, लेकिन अल्फा डी ऑप्शन यानी 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, याद रखिए। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इनवर्ट शुगर, सुक्रोज का ये नाम नॉट ट्रू। इनवर्ट शुगर इसको नहीं कहते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, उसके बाद में जो बनता है मिक्सचर उसको बोलते हैं। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट C1 ऑफ अल्फा एंड C1 ऑफ बीटा। C1 थोड़ी होता है, C2 होता है भाई, C2 होता है। नॉट ट्रू, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बात सही है। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, भैया ये सही है, ये सही है। इसको C1 की जगह C2 कर दूं तो मैं कहूंगा चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये इनवर्ट शुगर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बाकी बात है, ये C1 गलत है भाई, C2 करना पड़ेगा ना। चलो, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। भैया ग्लूकोज में फेलिंग टेस्ट आ जाएगा, ग्लूकोज में फेलिंग टेस्ट आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है। माल्टोज ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस होगा, क्या देगा? ग्लूकोज देगा 2 मोल, डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज। चलिए 4th ऑप्शन, 2 मोनोमर्स इन माल्टोज, दोनों सेम है, अल्फा डी ग्लूकोज ही है, अल्फा डी ग्लूकोज है, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए कौन सी बात ठीक नहीं है? ग्लूकोज का पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव जो है वो भैया एल्डिहाइड ग्रुप वाला कोई टेस्ट नहीं देगा। पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन, नॉट ट्रू, ये सही है। ग्लूकोज एग्जिस्ट 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा, ये भी सही है। ग्लूकोज गिव्स सिफ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन टू फॉर्म ऑक्सिम। मैंने कहा भाई ये सब बातें सही है, लेकिन सिफ टेस्ट के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिलेमिन का टेस्ट देता है, लेकिन उसका पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव वो टेस्ट देता नहीं है, ठीक है। पेंटा डेरिवेटिव डज नॉट है, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा इसमें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्लूकोनिक एसिड कौन सा ठीक है? ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ नाइट्रिक एसिड, ये बात गलत है। नाइट्रिक एसिड से तो सैकेरिक एसिड बनता है, सैकेरिक एसिड बनता है ना, सैकेरिक एसिड, ठीक है, ये बात तो गलत है। करेक्ट पूछ रहा है, लेकिन वो ग्लूकोनिक एसिड इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम बात गलत है। ग्लूकोनिक एसिड कैन फ्रॉम साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर, सही पूछ रहा है वो। ग्लूकोनिक एसिड इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, ये ठीक है। 4th ऑप्शन ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो पार्शियल, वो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन होता है तब बनता है, सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। लैक्टोज कंटेन, लैक्टोज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1, नॉट करेक्ट।
गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। भैया लैक्टोज जो है मैंने आपको पढ़ाया उसमें लिंकेज होती है बीटा, तो ये तो गलत है, इसने अल्फा दे रखा है, बीटा होता है। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये भाई ठीक है। लैक्टोज डाइसैकेराइड कंटेनिंग 8 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, ठीक है भाई, ये भी ठीक लग रहा है। ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज की 1 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डी गैलेक्टोज, बाकी ठीक है, पहला गलत है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन सुक्रोज, सुक्रोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? तो भैया जी देखिए 5 कायरल कार्बन तो हो गए साइक्लिक स्ट्रक्चर किसमें, ग्लूकोज में, और 4 कायरल कार्बन जो है वो हो गए किसमें, फ्रक्टोज में, ठीक है। तो मैंने कहा 5 और 4 मिलके हो जाता है इसका आंसर 9। व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज? माल्टोज माल्ट सुगर, 1 कीटेल एंड 1 हेमीकीटेल। माल्टोज जब आप देखते हो दोनों यूनिट सेम है, अल्फा डी ग्लूकोज, और दोनों ही जो है वो एसीटेल है, दोनों ही क्या है, एसीटेल है। 1 एसीटेल एंड 1 कीटेल, 1 एसीटेल एंड 1 हेमी एसीटेल, 2 एसीटेल्स, 2 एसीटेल्स, दोनों एसीटेल ही हैं।